दोस्तों नमस्कार। दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया। इसको लेकर 113 सीटों पर दोनों चरणों में मतदान हो गए। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय यह है कि इन दोनों चरणों में 2-2% लगभग मतदान कम हुए हैं। 2017 में प्रथम चरण में 64% मतदान हुए थे और दूसरे चरण में 66%, जबकि 2022 में प्रथम चरण में 62 और दूसरे चरण में 64% मतदान, 2-2% लगभग मतदान कम होना ये चिंता का विषय है। जबकि हर चीजें बढ़ रही हैं। लोकतंत्र में मतदाताओं की उपेक्षा ये राजनीतिक दलों के लिए, भारत निर्वाचन आयोग के लिए, दोनों के लिए चिंता का विषय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दोनों चरणों में यह रहा कि 113 सीटों में 80 सीटों पर एक मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफ़ी अच्छी थी और अब की बार मुस्लिम मतदाताओं में बंटवारा कम ही हुआ है। दो ही धाराएं चली हैं, एक सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। तो अन्य जातियों में भी स्थिति अब की बार एक अलग से देखी गई है। जातियों में भी जातियां पैदा हो गई। मतलब पिछड़ों में किस जाति के पिछड़ा नेता खड़ा रहा, उस जाति उपजाति का सैनी है, कश्यप है, प्रजापति है, क्या है, उस जाति के मतदाता उसको प्राथमिकता दें और किसी दल का क्यों ना हो। ये चिंता का विषय और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश में मुद्दों पर सियासत खत्म होती जा रही है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव दंगाई, परिवारवाद, माफियागंज और गुंडई, दबंगई, कब्रिस्तान की बाउंड्री, इसी के आसपास सिमटता गया। एक तरफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं कि परिवारवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी सीधे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लिए भला किया, प्रदेश का भला नहीं किया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बोलते हैं कि जिनका परिवार नहीं वो परिवार की पीड़ा क्या जाने। ऐसी भाषा उचित नहीं कह सकती दोनों तरफ से। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको भी अपने भाषा पर एक विचार करके बात करनी चाहिए, मर्यादा में रखना चाहिए। इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, जो अब नहीं हो रहे हैं। दिन दो चरणों के मतदान के बाद स्थिति एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। दो धाराएं हैं। एक धारा है डबल इंजन सरकार का समर्थन और दूसरा धारा है डबल इंजन सरकार का विरोध। निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस के कमजोर होने के कारण जो डबल इंजन योगी और मोदी के विरोध का लाभ सीधे सीधे अखिलेश यादव को मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि जिन सीटों पर मायावती ने जातीय और धार्मिक समीकरण के आधार पर बहुत अच्छे प्रत्याशी खड़ा किए हैं, उनमें निश्चित रूप से किसी का समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों में से नुकसान तो किसी न किसी का होगा, ये तय है। अब मुस्लिम मतों की संख्या को देखते हुए इन 113 सीटों पर 127 मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किए गए थे। प्रथम चरण में 50 प्रत्याशी थे मुस्लिम और दूसरे चरण में 77 प्रत्याशी थे। इनमें सर्वाधिक प्रत्याशी भाजपा ने खड़ा किए थे 40 दोनों चरणों में। प्रथम चरण में उसने 17 और दूसरे चरण में 23। इसी तरह कांग्रेस ने दूसरे नंबर पर 32 प्रत्याशी खड़ा किए थे, 11 प्रथम चरण में और 21 दूसरे चरण में प्रत्याशी खड़ा किए थे। और समाजवादी पार्टी ने दोनों चरणों में मिला करके 31 प्रत्याशी खड़ा किए थे, 13 पहले चरण में, 18 दूसरे चरण में। ओवैसी जो मुस्लिम की सियासत उत्तर प्रदेश की जमीन पर कर रहे हैं, उन्होंने भी 24 प्रत्याशी खड़ा किए थे, पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 15 प्रत्याशी। इसलिए क्योंकि दूसरे चरण में 55 सीटों में 48 सीटें 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक मुस्लिम मतदाता थे और 2017 में भी इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं के समीकरण के आधार पर अखिलेश यादव की 47 सीटों में 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। दो सीटें गठबंधन के कारण
कांग्रेस को मिली थी, भाजपा का खाता नहीं खुला था। 55 में 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। प्रथम चरण में 53 सीटें थी, मतलब दोनों चरणों में 113 सीटों में 91 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। 17 सीटें आपके समाजवादी पार्टी की, 2 सपा की, 2 कांग्रेस की, 1 रालोद की, ये स्थिति थी। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, हवा किसी की नहीं है। पूरा चुनाव सत्ता पक्ष समर्थन और सत्ता पक्ष के विरोध में बटा हुआ है। पक्ष में जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं, जो एक बेसिक नीचे तबके का एक वोट बैंक, नया वोट बैंक बना दिया है। दूसरा उनके है कानून व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, और तीसरा हिंदुत्व। ये 3 अहम मुद्दे ऐसे हैं जो भारत डबल इंजन सरकार का समर्थन करते हैं। दूसरा इनके विरोध में है महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, धार्मिक ध्रुवीकरण और सत्ता विरोधी जो एक नुकसान होना चाहिए उसका लाभ अखिलेश यादव को मिल रहा है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस कमजोर है, इसलिए जो 2 धाराएं बनी हैं, एक पक्ष विपक्ष, तो विपक्ष के लाभ अखिलेश यादव को मिल रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि संघर्ष से कोई सत्ता नहीं बनती। सत्ता हमेशा जो सत्तारूढ़ होता है उसकी गलतियों से बनती है, उसकी कमियों से बनती है। तो इन दोनों चरणों में या पूरे उत्तर प्रदेश में ये कहा जा सकता है 2012 से 17 और 17 से 22 2 स्थितियां स्पष्ट थी कानून व्यवस्था को लेकर। पहले अखिलेश यादव की सरकार में राजनीतिक दबंगई थी, जो आरोप प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के नेता लगाते हैं, सत्य उसमें राजनीतिक दबंगई थी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, थी, निश्चित रूप से थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशासनिक दबंगई थी, मतलब सांसद, विधायक, इनके कार्यकर्ता सब पूरी तरह से उपेक्षित दिखाई दे रहे थे। तो ये प्रशासनिक, जो प्रशासन ने चाहा अपने तरीके से किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में या और सर्वे में विधायकों के खिलाफ जनता में जबरदस्त नाराजगी दिखी, क्योंकि विधायकों की सुनी नहीं गई थी, तो जनता उनके खिलाफ नाराज की थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को 113 में से करीब 50 टिकट काटने पड़े, 45 से 50 टिकट काटने पड़े। उसके जिम्मेदार भी प्रशासनिक दबंगई है, नेता कम जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक दबंगई ज़्यादा जिम्मेदार है। और मेरा अपना मानना है कि जो पोलिंग परसेंटेज कम हुए प्रथम और दूसरे चरण में, इसमें एक तो भाजपा के मतदाताओं की उदासीनता, क्योंकि मायावती को एग्रेसिव लड़ते हुए न दिखना, उनके कोर मतदाताओं में भी एक कसक थी। वो सोच रहे थे कि मायावती जी ऐसा क्यों नहीं एग्रेसिव होकर लड़ रही हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उपेक्षा का भाव था। उन्हें लग रहा था कि भाई सरकार हमारी थी, लेकिन हमें उस तरीके का लाभ नहीं मिला जैसा समाजवादी पार्टी सरकार में समाजवादी कार्यकर्ताओं को मिलता रहा। विधायक भी उपेक्षित थी, सांसद भी उपेक्षित थी। तो ये 2 स्थितियां स्पष्ट रूप से प्रथम और दूसरे चरण में दिखाई दी। अब 20 तारीख को तीसरे चरण का मतदान है। इसमें 16 जनपद और 59 विधानसभा सीटें हैं। यह क्षेत्र अखिलेश यादव के गृह जनपद और बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। इनमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा ये शामिल हैं। यहाँ 20 तारीख को मतदान होना है और यहाँ अब तीसरे चरण के लिए सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन प्रथम और दूसरे चरण का माहौल 7वें चरण तक निश्चित रूप से बहुमत सरकार की एक आधारशिला बना चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल अपनी भाषा में
4 बातों को उल्लेख करते हुए स्पष्ट कर दिया कि योगी की सरकार बन रही है और योगी के नेतृत्व में एक ऐसा माहौल बना है कि सारा वर्ग उनका समर्थन कर रहा है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं पर भी भरोसा जताया और कहा कि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें उनको आशीर्वाद दे रही हैं और योगी सरकार बड़े जोर शोर से फिर वापस आ रही है। तो प्रधानमंत्री ने तो अपना नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई हम आ रहे हैं। प्रथम और दूसरे चरण में उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिला है, कोई वर्ग बटा नहीं है। मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके उनको आशीर्वाद दिया, योगी जी को आशीर्वाद दिया है। कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं, यह सब योजनाओं से गरीब उनके साथ जुड़ा है। दूसरी तरफ जो समीकरण है उसके आधार पर अखिलेश यादव और उनके समर्थक भी काफ़ी उत्साहित हैं। उन्हें लग रहा है इस बार अल्पसंख्यक मतों का डिवीजन नहीं हुआ है, ओवैसी फैक्टर नहीं चला है। मायावती और कांग्रेस के कमजोर होने के कारण एक तरफा लाभ जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, 113 में 80 सीटें, इनमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को मिला है। किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, सत्ता के खिलाफ नाराजगी, प्रशासनिक दबंगई, ये सब गठबंधन के फेवर में दिखाई दे रहा है। स्थिति क्या बनेगी, रिजल्ट क्या होगा, ये तो 10 मार्च को स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि प्रथम चरण दूसरे चरण का परिणाम क्या रहा। धार्मिक ध्रुवीकरण चला या जातीय ध्रुवीकरण चला या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव रहा या योगी का जो है ठोंको सियासत, ठोंको भाषा और कानून व्यवस्था पर का प्रभाव रहा, क्या रहा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन प्रथम और चरण दूसरे चरण में ये स्पष्ट रूप से तय हो गया है कि 7वें चरण तक पहुँचते पहुँचते बहुमत सरकार की रूपरेखा, आधारशिला बन गई है। ये किसके पक्ष में होगी ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अब आज तीसरे चरण से दोनों पक्ष में अपने अपने तरीके से बहुमत का बनाने का दावा शुरू हो गया है। माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से जो फ्लोटिंग मतदाता हैं वो किसके पक्ष में जाते हैं, कौन अपने साथ जोड़ सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्लोटिंग मतदाता ही बहुमत की सरकार बनाते हैं। मेरा अभी भी मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में एक चरण के चुनाव हो जाए तो किसी भी सरकार को बहुमत नहीं होगा बनेगा, क्योंकि जब 89 के बाद जब से जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण, धार्मिक का बोलबाला हुआ है, तब से किसी भी सरकार को बहुमत इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि 2-3 चरणों में चुनाव होते थे। 2007 में पहली बार 7 चरणों में चुनाव हुए, जिसमें जो असमंजस में मतदाता था, हवा के साथ चलने वाला मतदाता था, उसने प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और 7वें पहुंचते पहुंचते बहुमत की सरकार बनाने में अहम रोल अदा किया। 2007 में मायावती की सरकार बनी, इसी तरह के 2012 में अखिलेश यादव की, और अप्रत्याशित लाभ इसी 7 चरणों का माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से भाजपा को मिला। उसे 40% वोट और 312 सीटें मिली। इस 2022 में भी 7, 12, 17 से अधिक असमंजस में फंसे मतदाता हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। इनको जोड़ने के लिए कौन अधिक ताकत के साथ अपनी माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से बूथ पर अपने पक्ष पे मतदान करा सकता है, यह बहुत अहम है। अब तीसरा चरण 20 फरवरी को है, चौथे चरण 23 फरवरी को है और पांचवा 27, छठा 3 मार्च और 7 मार्च। मतलब अभी भी पूरे 25 दिन के चुनाव प्रक्रिया चलेगी।
ऐसे में सरकार किसकी बनेगी, कौन किस पे सर पे ताज होगा, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मतदान प्रतिशत कम होना ये चिंता का विषय है। भाषा की मर्यादा टूट रही है, ये भी चिंता का विषय है। जीते कोई, लेकिन जाति धर्म के इस लड़ाई में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और मतदाता या जनता एक तरीके से मतदान करने के बाद भी अपने को उपेक्षित और लुटी हुई महसूस कर रही है। धन्यवाद।